गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 पर ही आते हैं। कुछ टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। पीछे के क्लास में हम लोगों ने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या विशेषता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा उसमें कि कैसे आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक के बीच का अंतर पता कर पाएंगे। अगर किसी कंट्री में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसके बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, इसको कैसे देखा जा सकता है। हमने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। चलिए आइए अब आज हम लोग उसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आज हम लोग को आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 32 लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टॉपिक आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मैंने यहाँ टॉपिक लिख भी दिया है। चलिए उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर है 799924593736। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता हो, स्टडी करने में कहीं पर भी दिक्कत लगती हो, नहीं समझ आता हो, आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए ओके, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और दूसरा टॉपिक है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। मैं इसको आपको दूसरे ढंग से पढ़ा रहा हूं। मैं इसको पढ़ा रहा हूं आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी को मैं डिमेरिट कहूंगा कि ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट है। इसको एक आप लोग क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं कि व्हाट आर दी डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट आर दी, मैं लिख भी देता हूं यहां। What are the demerits of democracy? और चलिए इसी को एक बार मैं फिर समझा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग आएंगे। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की क्या क्या खामी है। इसकी बहुत सारी अच्छाई है, बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिस्टम डेमोक्रेसी है, लेकिन इसकी कुछ खामी भी है। चलिए आप अपने बुक में देखिए, मैं एक बार उसको एक एक करके उस पर चर्चा करूंगा। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खराबी है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं। आपको ये समझाने की जरूरत नहीं होगी कि क्यों लीडर्स इसमें चेंज होते हैं, क्यों लीडर्स अक्सर बदलते रहते हैं, क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हर एक वयस्क व्यक्ति को, एडल्ट व्यक्ति को, मतलब जिसने अपना 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है और एवं 18 ईयर है, उसको वोटिंग राइट होती है। और वोट देने के बाद लीडर्स इसमें बदल जाते हैं, नहीं भी बदलते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम लीडर्स इसमें बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, जिसके कारण थोड़ी समस्या आ जाती है। समस्या किस चीज का, तो इनस्टेबिलिटी का, मतलब कि कोई भी व्यक्ति स्टेबल नहीं है, इसमें परमानेंट बेसिस पर नहीं रह सकता है, उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, उस टाइम के बाद वो हट जाता है। पहली चीज। दूसरी बात, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन and power play. There is no scope for morality. अब कह रहा है क्या कि इसमें डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और पावर प्ले होता है। तो पावर प्ले जहां भी होगा वहां मैल प्रैक्टिसेस हो सकता है, वहां पर करप्शन हो सकता है, वहां करप्शन जन्म लेगा। तो इसके लिए डेमोक्रेसी अच्छा नहीं होता है। और दूसरी चीज, इसमें कंप्लीट आपका वोटिंग सिस्टम है, उसके आधार पर ही चुनाव होता है, इसमें मोरालिटी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मोरालिटी का मतलब आप लोग जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। सो मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड टू डिले। गुड। डेमोक्रेसी का एक चीज बता रहा है कि अगर कोई डिसीजन लेना है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के पहले बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी है, उस पर सलाह करना है, उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, जिससे किसी भी डिसीजन को लेने में देरी होती है। एक समय के बाद डिसीजन, फाइनल डिसीजन आता है, मतलब कि डिसीजन में देरी होती है। ये डेमोक्रेसी की खराबी है। आपने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया। अब आइए चौथे पर हम लोग आते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इट्स लीड टू बैड डिसीजन। अब बता रहा है कि हमारे डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अब ये बात क्यों कह रहा है कि इलेक्टेड मेंबर लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है, उनको कहां कहां समस्याएं आ सकती है। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन होता है तो उसमें हमारे यहाँ कोई भी क्वालिफिकेशन उसके लिए निश्चित नहीं है। अब अगर क्वालिफिकेशन निश्चित नहीं है, वो जन लोगों का वो वोट लेके आ रहा है, वो सपोर्ट लेके चुना जा रहा है, तो सपोर्ट लेके चुने जाने में संभव है कि वो व्यक्ति लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं जानता हो। ये पॉसिबल है, संभव है। इसके लिए एक प्रॉपर कोई भी मेरिट ऐसा निश्चित नहीं किया गया है, तो इसके लिए समस्याएं आ सकती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। डेमोक्रेसी leads to corruption for it is based on electoral competition। चुनावी प्रतिस्पर्धा होने के कारण इसमें करप्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है। आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारा ऐसा उदाहरण भी है हमारे सामने, हमारे समाज का। ये किताब की बातें हैं, चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग दैनिक जीवन में अगर इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आप जानते हैं कि वोट के समय में जो पॉलिटिकल लीडर जो खड़े होते हैं, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, वैसे कैंडिडेट्स पैसा, वाइन, मांस, कपड़े, ये सारा चीज वो लोग बांटते हैं ताकि वो लोग वोट खरीद सकें। तो ये करप्शन होता है। और लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो अपना एक भविष्य देखने के बजाय इन चीजों को देखकर उनको वोट दे भी देते हैं। तो ये करप्शन है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। आम आदमी इसमें नहीं जानता है कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए बुरा है, वो नहीं जानता। उसको बस एक बार डिसीजन लेना है वोट के समय, तो वो उसमें वोट दे दिया, बस उसके बाद उसके पास कोई पावर नहीं है। जो उसका लीडर, जो उसके द्वारा इलेक्टेड लीडर है, वो जो डिसीजन लेगा उसको वो एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो डिसीजन गुड हो चाहे वो डिसीजन बैड हो। तो ये प्रॉब्लम आती है। ये सारे आपको डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि डेमोक्रेसी की क्या क्या खराबी है, क्या क्या खामी है, कैसे डेमोक्रेसी एक बेटर गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन इतना जानने के बाद अब इसमें हमने देखा कि चलिए डेमोक्रेसी तो भाई बहुत खराब है, बहुत खराबी है इसके अंदर। सवाल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स हैं तो डेमोक्रेसी बेटर नहीं है। सवाल ये है कि क्या अगर डेमोक्रेसी खराब है तो क्या कोई और गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी से बेहतर हो। सवाल ये, यहां समझना भी ये कि अगर डेमोक्रेसी में बहुत खराबी है तो क्या मोनार्की सिस्टम आपका बहुत बेहतर है कि मोनार्की को एक्सेप्ट करके मोनार्की लाके आप एक बेटर गवर्नमेंट बना सकते हैं, वहां बेटर डिसीजन आपके लिए लिया जा सकता है। नहीं, यह भी संभव नहीं। तो फिर क्या डिक्टेटरशिप लाकर किया जा सकता है रूल? क्या डिक्टेटरशिप हम ले आएंगे, मिलिट्री के हाथ में दे देंगे? वो तो और भी करप्ट सरकार होती है, वर्स्ट गवर्नमेंट होती है वो। तो ये भी नहीं किया जा सकता है।
ये भी डेमोक्रेसी से बेहतर नहीं है। फिर और भी ऑप्शन बचता है, क्या वन पार्टी सिस्टम लाया जाए। पीछे हम लोगों ने टॉपिक्स में पढ़ा है, इसमें चाइना का एग्जांपल हमने देखा है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां पर कोई भी व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता बिना उसके परमिशन के, बिना उसके इजाजत के कोई भी व्यक्ति वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, वहां गवर्नमेंट में नहीं आ सकता। एक कम्युनिस्ट है, उसी की सरकार बनेगी, जब भी प्रेसिडेंट बनेगा वही बनेगा, उसी का मेंबर बनेगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी से बेहतर है? आपका आंसर होगा नो, ये भी नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी में खराबी भी तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इसके मेरिट्स भी हैं। आप अपना एक बार बुक देखिए, आपके बुक में कुछ पता इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा इसको देखने से। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. It has not ended poverty in our country and in other part of the world. Democracy as a form of government only ensure that people take their own decisions. This does not guarantee that their decisions will be good. People can make mistake. Involving the people in these decisions does lead to delay in decisions making. वही सारी चीज बता रहा है कि अगर डेमोक्रेसी खराब है, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि कोई जादुई सरकार है कि डेमोक्रेसी आ गई तो सारे समस्या का सॉल्यूशन हो गया, सारा समस्या का समाधान हो गया, सब चीज अच्छा हो गया, ये आते आते पॉवर्टी को खत्म कर दिया। आप लोग को ये बात मैं बता भी दूं, पता नहीं आगे किताब में मिलेगा नहीं, डेमोक्रेसी में और भी खराबी है। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो करता है, इसमें आर्थिक विकास का दर कम होता है, मतलब रैपिडली इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है इसका, डेमोक्रेसी का। आप वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका एग्जांपल ले लीजिए और एक नॉन डेमोक्रेसी कंट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों में काफी डिफरेंसेस है। चलिए मैं ही आप लोग को एक एग्जांपल बता देता हूं। आप एक बार चाइना का एग्जांपल अगर देखिएगा तो चाइना में 1930 में उसको आजादी में मिली थी। 1930 में देखिएगा कि वहां पर 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, यानी बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक इसके कंपैरिजन में देखा गया 1980 में देखा गया वहां पर 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 20%। आप कंपेयर कीजिए ड्यूरेशन इन दोनों का कितना जाता है, 50 इयर्स। इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस दोनों का डिफरेंसेस जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 60%। मतलब अब यहां से कंपेयर कीजिए, 50 सालों में इसने 60% पॉवर्टी डाउन कर दिया। अगर आप इंडिया का एग्जांपल लीजिएगा, भारत का एग्जांपल लीजिए, तो हमारे यहाँ 47 में आजादी मिली। 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लोग के यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको बोला गया कि वही बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, वो बने, लेकिन वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अंतरिम सरकार बनी। हम लोग के यहाँ तो चुनाव शुरू हुआ था सितंबर 1951 में। सितंबर 1951 में इलेक्शन शुरू हुआ था और ये इलेक्शन चला था 1952 तक, 1952 तक हम लोग के यहाँ चुनाव चला था। ये इतनी लंबी चुनाव की प्रक्रिया चली थी। चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद 1952 में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी। तो हम 1952 के से एग्जांपल उठाते हैं। 1952 में हम लोग यहाँ 1952 में अप्रॉक्स 58% पॉवर्टी थी, अप्रॉक्स 58% पॉवर्टी थी। और जब कंपेयर किया गया 2002 का, आप एक बार एग्जांपल उठा के देखिए, तो यहां भी आपको 26% पॉवर्टी मिलती है, देखने को मिलती है, गरीबी देखने को मिलती है। आपने देखा कि इसमें से इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 50 इयर्स।
लेकिन इन दोनों के बीच का जब आप डिफरेंसेस देखिएगा तो इसका डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंसेस आपको आएगा 32%। अब देखिए 50 सालों में चाइना ने 60% पॉवर्टी एलिमिनेट किया, खत्म किया। हमने 50 सालों में, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमने 50 सालों में 32% पॉवर्टी डाउन किया। अब आपको अंतर स्पष्ट देखने को मिल जाएगा, सीधे अप्रॉक्स हाफ का अंतर, आधा। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत बेटर नहीं करती है। और भी एग्जांपल आपको बता देते हैं। अब ये एग्जांपल आपने देख लिया कि वहां पर पॉवर्टी काफी तेजी से इलिमिनेट हुआ था, लेकिन उसी के बीच में अब आपको हम दूसरा चीज भी एक साथ साथ समझा देते हैं। 1958 से लेकर 1961 के बीच में, इन 3 सालों, इन 3 इयर्स के बीच में जो गैपिंग आप देख रहे हैं, 3 इयर्स के बीच में वहां पर चाइना में एक फैमिन आया था। फैमिन आया, फैमिन का मतलब अकाल होता है, वहां पर एक अकाल पड़ा चाइना। इन 3 सालों के बीच में वहां जो अकाल पड़ा, उस अकाल में 3 करोड़ लोग वहां मर गए खाए बिना, भूख से। उस समय चाइना की स्थिति हमसे बेटर थी, बहुत अच्छी थी। वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे यहां के इकोनॉमिकल कंडीशन से काफी बेहतर था। इंडिया में 47 में आजादी मिली, 1947, लेकिन उसके बाद से कभी भी लास्ट फैमिन जो हमारे यहाँ आया था 1943, आपने इकोनॉमिक्स की किताब में आपने पढ़ा होगा, ये अब भी पढ़ा नहीं होगा तो आगे आप लोग पढ़िएगा कि 1943 में एक फैमिन आया था जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे खाए बिना, वेस्ट बंगाल में, एक पार्टिकुलर रीजन में, पूरे नेशन में नहीं था, ये एक रीजन में विशेष करके इसका इफेक्ट था। लेकिन 47 से लेकर आज 2020 कभी भी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई जिसमें 3 करोड़ लोग मर गए खाए बिना, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। चाइना में 3 करोड़ लोग मरे थे। चाइना का इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है। अंतर कहां पे दिख रहा है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह का सिचुएशन कभी भी नहीं आया। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत मजबूत होने के बावजूद भी जब वहां की गरीब जनता मरने लगी तो वो खाए बिना मर गई। ये पॉजिटिव चीज है डेमोक्रेसी का। किस चीज का? तो आपने पहले पढ़ा था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब आप पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। यानी कि उसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम लोग ध्यान देंगे। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसमें क्वेश्चन आज हम लोग फिर इसमें लिखते हैं व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। चलिए आइए, अब इसमें हमने जो पहला एग्जांपल आपको दिया, पहला जो चाइना का केस हमने बताया कि वहां पर इस तरह की नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और वहां पर एक फेमिन आया, अकाल आया और उस अकाल में बहुत सारे लोग खाए बिना मर गए। लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं आया, चूंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और चाइना में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। देखिए आपका पेज नंबर 33 लेफ्ट हैंड साइड का पहला जो रेड हाईलाइट किया है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छी सरकार है। हमने दोनों में अंतर आपको समझाया है। हमने मेन चीज कहा कि प्रॉब्लम
ये नहीं हमको देखना है। मेरिट डिमेरिट से पहले सबसे पहले हमको ये इस बात को समझ लेना जरूरी है कि क्या डेमोक्रेसी अगर बहुत खराब है, मैं भी कहता हूँ बहुत वर्स्ट है, बहुत गंदी सरकार है, लेकिन क्या कोई और दूसरी सरकार है जो डेमोक्रेसी से बेहतर है? उसके आगे आपका सवाल यही बंद हो जाता है और हम लोग मेरिट पर देखने लगते हैं कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या क्या है। तो इसमें डेमोक्रेसी की बात है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी सरकार इसलिए है चूंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल है। मोर अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेवार, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार सबसे अधिक जिम्मेवार सरकार है। इस बात को आज हम लोग देख सकते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है। आज एक बहुत बड़ी आपदा, वैश्विक आपदा, वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारा देश, हमारे देश में भी इस संकट को लोग झेल रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग वीडियो पे पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्लास में सब कोई फिजिकली प्रेजेंट होते और वहाँ पर इस चीज़ को समझते, शायद आप लोग वहाँ हमसे क्वेश्चन भी करते सामने। आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए सरकार हमें देख रही है। सरकार हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है। सरकार तरह तरह की योजनाएं पास कर रही है। हमको जहां पर भी जरूरत हो रही है सरकार अपने खर्चे से अब सुविधा मुहैया करा रही है। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होती है सिटीजन के लिए। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं कि देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ कोरिया का किम जोंग का एग्जांपल लेते हैं। जब उसकी बात आती है तो उसके यहाँ अगर कोई रक्षा मंत्री है, अगर झपकी ले लेता है किसी मीटिंग के दौरान तो उसको तोप के मुंह पर बांध के उड़वा दिया जाता है, गोली मरवा दिया जाता है। सऊदी अरब अगर किसी ने चोरी किया तो हाथ काट लिया जाएगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अमानवीय हर चीज की एक निश्चित सजा है, उसको दूसरे ढंग से भी दी जा सकती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रहे हैं और डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने से पहले उस पर डिबेट होता है, तर्क वितर्क होती है, एक हाउसेस है, एक हाउस है, उस हाउस के अंदर उस चीज पर चर्चाएं चलती है, लोग अपनी बात को बताते हैं। वहां मेजोरिटी से, आप जानते हैं 2/3 मेजोरिटी से किसी भी डिसीजन को पास कराया जाता है। सर्वसम्मति से जो डिसीजन पास होगा उसी को लोग मानेंगे, उसी डिसीजन को लोग फॉलो करेंगे। यही कारण है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिसीजन सबसे बेहतर डिसीजन आता है। आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में यही बात आएगी। देखिए 10 डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी का डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी बेहतर होता है। किस कारण से? डिबेट के कारण, डिस्कशन के कारण। डिस्कशन इसमें अधिक होते हैं, यही कारण है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन बेटर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अभी इसी चीज में कि when a member of people put their head together they are able to point out possible mistake in the decision। अगर कोई डिसीजन लेना होगा डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग एक साथ जब डिसीजन लेते हैं तो अगर वहां पर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक्स वहां पर दिखता है, संभव है कि एक आदमी ने कोई डिसीजन लिया, कोई चीज अगर बनाया तो उसमें कुछ कमियां आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक जगह पर एकत्रित होते हैं, तो वो उस समस्या को फाइंड आउट कर लेते हैं और उस पर एक बेटर डिसीजन लिया जाता है। स्टूडेंट्स अब आगे थर्ड पॉइंट पढ़ना है हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इस चीज को देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जहां कोई समस्या होगी मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आप लोगों को सेटिस्फाइड करूं इसके लिए। ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए,
बट रेगुलर स्टडी करते रहिए, क्लास करते रहिए, आपके सारे क्लास चलाए जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के क्लास चल रहे हैं, उनको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।